तो दोस्त क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और उन सेल्स का यूज आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करना चाहते हैं और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज हो रहा है वो सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, ठीक है, और सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है और आपकी विश ये है, मतलब आप ये चाहते हो कि उस कॉम्बिनेशन, जो सेल्स का कॉम्बिनेशन है वो हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करें तो हमें उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो आप उन सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करके उस सर्किट में लगाओ, आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो बात समझ में आई? जब भी आप उन सेल्स को क्या करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में लगाओगे, जिस सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो आपको पक्का मैक्सिमम करंट मिलेगा। अब बात आती है कि सर हम कैसे मान लें? तो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक करेंगे और इसी चीज को प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 से करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक टॉपिक, जिसमें डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज m cells each of EMF and internal resistance R be connected in parallel between 2 point A and B। आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं A और B। आपके पास 3 सेल को कनेक्ट किया गया है और तीनों सिमिलर सेल हैं, जिनका EMF E है, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, पैरेलल कंबाइन किए हैं, उनका जो कॉमन पॉइंट है वो ए और बी, आप डायग्राम में देख सकते हो। लेट आर बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो आर है ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है तो मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में हमें मिलने वाला है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाने की कोशिश भी की थी कि कब मिलेगा, उसी चीज को मैं यहाँ प्रूफ कर दूंगा। क्लियर है? तो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन रहे जो इस सर्किट के अंदर में मैक्सिमम करंट मिले। या सिंपली इतना कहो कि मुझे इस सर्किट के अंदर जब सेल्स पैरेलली कंबाइन हैं तो मैक्सिमम करंट चाहिए। तो निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंस ऑल द m इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश गिवन बाय। अब आपको पता है कि सारे के सारे सेल्स कैसे कंबाइन है? पैरेलली। अब जब पैरेलली कंबाइन है तो आप जानते हो कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं? रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो क्या होता है मेरे भाई? रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था? 1/R इक्वल्स टू 1/R 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो 10th में ही पढ़ लिया था मेरे भाई कि उनका रेसिप्रोकल जो रेजिस्टेंस का है उनका सम इक्वल होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, जब आपके रेजिस्टेंस किस में हो? पैरेलल में हो। तो R डैश इन्होंने मारा तो R डैश कितना आएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि सारे सिमिलर सेल हैं तो R R R ये सही रहेगा। कब तक? M, क्योंकि हमने कितने सेल्स माने हैं? M सेल। तो 1/R मेरा कितना आ जाएगा? M अपॉन R। कितना आ जाएगा? क्योंकि 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। ये कब तक चलेगा? जब तक M सेल्स ना हो जाए। तो M हो गया, नीचे तो कॉमन है ही R, तो M/R। तो हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू आई? 1/R डैश की। M/R जो वैल्यू आई वो आई आपकी 1/R डैश की, और आपको किसकी चाहिए? R डैश की वैल्यू। तो 1/R डैश, इसको भी क्या कर दो? रेसिप्रोकल, तो ये भी हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसको उल्टा कर दो R/R डैश बाई 1, तो ये हो जाएगा R/M। तो वही कर दिया R डैश इक्वल्स टू स्मॉल R/M। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? यानी इसको थोड़ा समझ लो, क्या मीनिंग है इसका? जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसका? सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का, जब आपने उनको पैरेलली कंबाइन किया है, जो कि R डैश है, वो कितना है? R/M। यानी R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल एंड M इज द नंबर ऑफ सेल। क्लियर है? R डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the all cells combined parallelly
पैरेलल इन कॉम्बिनेशन, ये कह सकते हो, यानी पैरेलली कंबाइन किए, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/M आ गया। आगे बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, सर्किट है, ये तो पैरेलल लगे हुए हैं, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा दिया। लो, अब भैया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया तो क्या होगा, इनका सबका इक्विवेलेंट प्लस वो तो सीरीज में R, तो क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। R तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और R डैश आपने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना था जबकि आपने सेल्स को पैरेलली कंबाइन किया, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया R प्लस स्मॉल r/m। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आ गया। तो एज द ओनली इफेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग सेल्स इन पैरेलल इज टू गेट अ सिंगल सेल ऑफ द लार्जर साइज विद द सेम केमिकल मटेरियल। सो यानी कह रहे हैं कि पैरेलल कंबाइन करने का रीजन ये था कि आपको उन सबका एक इक्विवेलेंट सेल मिल जाए बड़ा सा, जो वही काम करे जो सारे के सारे सेल मिलकर करने वाले हैं। तो हम भी वही मानते हैं कि सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो काम मिलके करेंगे वही काम को एक अकेला कर दे जो उसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक नोट डाउन कर लिया, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पता चल गया, हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया सर्किट का भी। अब टोटल रेजिस्टेंस पता है, अब बात कर लेते हैं टोटल ईएमएफ की। तो टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर अगर सिमिलर सेल हैं, अगर सिमिलर सेल है तो उनका ईएमएफ सेम होता है। अब ये सारे के सारे सेल क्या है, सिमिलर, ठीक है, तो सारे के सारे सेल हैं, आर और ईएमएफ है ई, आर और ईएमएफ है ई, आर और ईएमएफ है ई। अगर ये पैरेलली कंबाइन है, अगर ये पैरेलली कंबाइन है तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कितना होगा, ई होगा। क्लियर है मेरे भाई, तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। जहां हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था सेल्स का, वहां हमने अलग निकाला था E/R1, E1/R1, E2/R2, E3/R3। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर सिमिलर ये सिमिलर सेल हैं सारे। देखो रेजिस्टेंस आर 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 है, सबका सिमिलर रेजिस्टेंस है, इसीलिए यहां पर ईएमएफ क्या होगा, अगर ईएमएफ ई है तो सबका ईएमएफ कितना होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका ईएमएफ ई होगा। ये आप लोगों को 10th में पढ़ा था आपने कि जब पैरेलल में कनेक्ट होते थे आपके रेजिस्टेंस तो वहां पर जो वी होता था वो सेम होता था। क्लियर है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, ई के इक्वल ही हो जाएगा, जो कि एक सिंगल सेल का है। बिल्कुल क्लियर है। आगे द करंट इन द सर्किट इज, तो इसके अकॉर्डिंग सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, तो सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा I इक्वल्स टू E बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी R प्लस R/M। क्लियर है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, I इक्वल्स टू E, नीचे लिखा है R प्लस स्मॉल r/m। अब इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा m, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा mr प्लस m से m, तो ऊपर हो जाएगा r, ऊपर क्या है e, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, I इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, m तो ऊपर ही पहुंच जाएगा e के पास, तो me बाई mr यानी कि कैपिटल प्लस r। तो चेक करो वही लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे भी, एम ई बाई एम कैपिटल आर प्लस आर। सिंपली क्या किया, कुछ नहीं किया मेरे भाई, सिंपली ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एम था, तो यहाँ पे 1 लेके एलसीएम लिया एम का, तो एम यहाँ पहुंच गया आर के पास, तो आर एम प्लस आर जो नीचे डिनोमिनेटर में एम है वो उठ के ई के पास पहुंच गया ऊपर। तो हमें टोटल करंट मिल गया एम ई बाई एम आर प्लस आर। वेयर, अगर मैं इनको बताऊं तो एम क्या है हमारा, नंबर ऑफ सेल जो कि हमने एम माना था, ई क्या है हमारा, ईएमएफ ऑफ द सेल, एम नंबर ऑफ सेल फिर से, और R is the external resistance in the circuit of where small r is the internal resistance of the cell। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं तो पता चली गया। अगर मान लो R यानी कैपिटल R जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आपका बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू R/M, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल या इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा है आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट के अंदर, तो क्या होगा, यहां पे इन्होंने देखा जैसे वैल्यू पुट की, अब देखो क्या जीरो हो गया, आर बहुत छोटा है तो ये जीरो हो गया, तो बच्चा कौन, एम ई बाई स्मॉल आर, यानी आई इक्वल्स टू बच्चा एम ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यानी एम टाइम्स ऑफ द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल का एम टाइम्स, तो आई की वैल्यू आ गई एम ई बाई आर। अब एक और केस देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे।
नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। तो अब आगे बात आएगी कि भाई अगर आर आपको बहुत ज्यादा हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी कैपिटल आई इज मच ग्रेटर देन आर अपॉन एम, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर हो जाएगा। द करंट गिवन बाय अ सिंगल सेल, यानी कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच स्मॉलर है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो द सेल शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट। तो सेल्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम करंट। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोली थी, नहीं बोली थी ये वाली मैंने, क्या बोला था कि अगर आपके पास कुछ सेल हैं और आप उन सेल को किसी सर्किट में यूज करना चाहते हो और आपकी इच्छा ये है कि मैं इससे मैक्सिमम करंट मिले, मतलब मुझे इस सेल से मैक्सिमम करंट मिले, आपने जाके देखा कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बहुत कम है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, तो आप उन सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में यूज करो, आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। और वही बात इस स्टेटमेंट में कही गई है। क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी दोनों टॉपिक समझ में आ गए। मैक्सिमम करंट जब सीरीज कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम करंट जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब मैं बात करूंगा मैक्सिमम करंट जब ग्रुपिंग है। क्लियर है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।